जायंट मनी काइट। एक गांव में पटनायक नाम का सरपंच रहता था। वो हर बार चुनाव में लोगों को पैसे देकर वोट डलवा कर जीतता था। जीतने के बाद उन्हीं लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे कर्ज देता था। अगर वो उधार ना चुका पाते तो उनका खेत और घर वगैरह जब्त कर लेता था। यूं वो चुनाव में जो पैसे खर्च करता था उन्हीं से वसूल कर लेता था। इसी तरह सरकार जो सड़क ठीक करने के लिए पैसे देती थी वो बिना खर्च किए हड़प जाता था। इस तरह उसने खूब पैसे कमाए। उसी गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी शादी की योग्य एक लड़की थी और बहुत सालों बाद पैदा हुआ एक बेटा था जिसका नाम था जय। रामनाथ ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए और अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ के जमा किए। एक दिन पटनायक रामनाथ के घर आया। क्यों रामनाथ, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी तय हुई है? जी हाँ, भगवान की कृपा से अच्छा रिश्ता मिला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो अब मेरे बाकी जो पैसे हैं वो दे दो, मैं चलता हूँ। तब रामनाथ हैरान होकर, ये क्या सरपंच जी, मैंने जब आपका खेत किराए पर लिया था और जोतने लगा आपको जब तक पैसे देता तो था और सारा तो चुकता हो गया, अब और कोई बकाया तो है नहीं। क्या बात करते हो, तुमने मेरे खेत 10 साल जोता है। अब जब उस खेत में जान नहीं रहा तो तुमने छोड़ दिया। जब मैंने तुम्हें खेत दिया था जोतने के लिए तो अग्रीमेंट में जो लिखा था तुमने पढ़ा नहीं क्या? उसमें तो साफ साफ लिखा था कि अगर तुम खेत जोतना बंद कर दोगे तो तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। तुम्हारे पास भी तो एक कॉपी है उसका, जाकर देख लो। अब तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो यहीं बैठा रहूंगा। ये तो धोखा है। वैसे भी आपने मुझे ऐसा खेत दिया जिसमें कोई फसल उग ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह आपके पैसे चुकाए हैं। ये जानकर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा और मुझे धोखा दे रहे हैं आप। अब अगर मैंने आपको वो 2 लाख रुपए दिए तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। ये सब कुछ नहीं चलेगा, चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम लोगों को घर से बाहर धक्का मारकर निकाल देंगे और घर को मैं जब्त कर लूंगा। बेचारा रामनाथ लाचार होकर वो पैसे लाकर पटनायक को दे दिए। ये सब देखकर जय को बहुत गुस्सा भी आया और बहुत दुखी भी हुआ। एक दिन पटनायक की पत्नी दीपा, ये आप क्या कह रहे हैं जी? दिन भर दिन आपका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं गांव वाले आपको कितना गाली देते रहते हैं और 1 महीने में चुनाव आने वाला है। इस बार लोगों ने फैसला किया है कि वो लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे, पर आपका जीतना असंभव है। कम से कम अब तो सुधर जाओ और जो पैसे उनसे लूटे हैं उन्हें वापस कर दो। कम से कम इस गाँव में सिर उठाकर जी तो सकेंगे। वापस करूं? अरे ये मेरा धंधा है, ऐसा करके ही तो हम इतने बड़े आदमी हुए हैं, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और रही बात लोगों की, तो वो तो है ही पागल। अरे चुनाव के लिए और 30 दिन बचे हैं ना, तुम देखती जाओ। इस बार मैं 1 भी रुपया खर्च नहीं करूंगा और उनकी उम्मीदों को ही मैं अस्त्र बनाकर कैसे जीतता हूँ, देखती जाओ। अगले दिन पटनायक ने 25 लाख रुपए के नोटों के साथ एक जायंट पतंग बनाया और उसके बीचों बीच एक ड्रोन को फिट किया। फिर लोगों को अपने घर के पास जमा किया। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब मुझे बहुत क्रूर व्यक्ति समझते हैं। सच तो ये है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, सिर्फ धंधे के मामले में मैं जरा सख्त हूँ। बस उस पतंग को देखिए, उसमें 25 लाख रुपए के नोट हैं। कल से मैं हर रोज उसे अपने गांव के ऊपर उड़ाऊंगा। जैसे ही वो पतंग ऊंचा उड़ने लगेगा मैं उसका धागा काट दूंगा। वो पतंग उड़कर जिसके घर जा गिरेगा वो पैसे उसी के हुए, पर यदि वो सड़क पर गिरे या किसी खाली जगह पर, तब वो पैसे मैं वापस ले लूंगा। पर आप लोग चिंता ना करें, वो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी के घर के ऊपर गिरना लाजमी है। तब तक इसे मैं हर रोज उड़ाता ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं ये चुनाव हार गया तो ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तब मुझे पैसों की जरूरत होगी ना। इसीलिए कल से आप अपने घरों में रहकर इस पतंग को आपके घर में गिरने की आशा करते रहें। हो सकता है कल ही किसी के घर पर गिर जाए। लोग 25 लाख रुपए का पतंग, यूं सोचकर बड़े खुश हुए। अगले दिन पटनायक ने उन पैसों वाले पतंग को हवा में उड़ाया।
वो काफी ऊंचा उड़ने लगा। पटनायक उसे ड्रोन के रिमोट के साथ ऑपरेट करने लगा। वो लोगों के घर के ऊपर से उड़ रहा था। लोग बड़े चाव से उम्मीद लगाकर उसे देख रहे थे। लोग भगवान की पूजा करने लगे। यूं पटनायक ने काफी देर तक रिमोट को ऑपरेट करते हुए उसे उड़ाया। आखिर में जैसे ही उसने रिमोट में एक बटन दबाया, वो पतंग जाकर एक खुले मैदान में गिरा। लोग इसे देखकर निराश हो गए। पटनायक के आदमी उस पतंग को लेकर चले गए। यूं पटनायक हर रोज उस पतंग को उड़ाने लगा। लोग बड़ी आस लगाकर उसे देख रहे थे। पटनायक रिमोट की मदद से उसे ऐसे जगह उतारता था जहां लोग उसे उठा नहीं सकते थे। यूं चुनाव का दिन नजदीक आया। लोगों ने सोचा कि अगर पटनायक को वोट नहीं डाला तो वो पतंग नहीं उड़ाएगा, इसीलिए उसे वोट डालने का फैसला किया। एक दिन जय को शक हुआ तो उसने दूरबीन से उस उड़ते हुए पतंग को देखा। उसे उस पतंग पर ड्रोन फिट किया हुआ नजर आया। उसे सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन जय पटनायक के घर छुप छुप कर गया। उस ड्रोन के रिमोट के बैटरीज निकाल दिए। थोड़ी देर बाद पटनायक ने उस मनी वाले पतंग को उड़ाया और उसका धागा काट डाला और रिमोट लेकर दबाने लगा, लेकिन वो पतंग हवा में यूं ही उड़ता रहा। पटनायक चिल्लाने लगा, अरे बेड़ा गर्क हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हवा में पतंग गोते खाने लगा। वो पतंग यहां वहां यूं घूमता हुआ सीधा जाकर जय के घर पर ही गिरा। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। रामनाथ ने खुश होकर भगवान को धन्यवाद कहा। तब जय ने जाकर गांव वालों को असली बात बताई। सबने जय की खूब तारीफ की। रामनाथ ने गांव वालों में पैसे बांटा। सब खुश हुए। उस चुनाव में पटनायक को एक भी वोट नहीं मिला। मारे शर्म के पटनायक वो गांव छोड़कर चला गया। रामनाथ ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। लॉकडाउन सुपरमार्केट थीफ। चंबल में पुनीत नाम का एक चोर रहता था। हालांकि वो चोर था, पर उसके चुराए हुए पैसों को वो आसपास के लोगों में बांट देता था। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के लोग उसे हीरो मानते थे। एक दिन लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति पुनीत के पास आया। दादा, तुम्हारा नाम लेने के बावजूद भी किराने की दुकान वाला विमल हमें सामान नहीं दे रहा है दादा। अच्छा, तो अब ये मेरे से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया? क्या वो नहीं जानता कि हर महीने मैं उससे कितने सामान खरीदता हूँ? अब तुम उसके सुपरमार्केट ना जाया करो, चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, हम बाहर से लेंगे। वैसे ही इतने छोटे मोटे सामानों के लिए मेरे पास आने के बजाय तुम कोई काम कर सकते हो ना। मैं तो ढूंढ रहा हूँ दादा, पर कहीं मिल नहीं रहा। इस बार का सामान तुम लेके आना दादा। आते आते बच्चों के लिए दूध का डब्बा भी लेके आना, भूलना नहीं दादा। तब पुनीत अपने आप से कमबख्त आलसी होते जा रहे हैं। अब इनके बच्चों के लिए दूध का डब्बा, डायपर वगैरह भी मुझे ही लाना पड़ रहा है। यूं कुछ दिन बीत गए तो एक दिन किसी विचित्र बीमारी के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की।
नतीजा ये हुआ कि लोग अपने अपने घरों में रहने लगे तो पुनीत को चोरी करना मुश्किल हो गया। तब पुनीत के पास लक्ष्मण, उसकी पत्नी और आसपास के लोग सब मिलकर आए। तब पुनीत से लक्ष्मण, दादा, हमें पैसे दिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो गए, 2 महीने का कोटा बाकी है, पता है? अरे कमबख्त, मुझे क्या स्टेट का सीएम समझ रखा है कि तुम कोई काम भी ना करो और मैं मुफ्त में तुम्हें पैसे बांटूं? वैसे मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें पैसे देने की? मैंने सोचा चोरी के पैसे में थोड़ा सा तुम लोगों को बांट दें, तो अब तुम लोग सब फैमिली मेरे ऊपर चढ़ गए राशन पानी लेकर। अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो अपना ही हालत खस्ता है। तब लक्ष्मण की पत्नी विजया, अरे भैया, यूँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या बात है? क्या हमने तुमसे मांग की थी कि हर महीने हमें पैसे दो? तुम खुद ही बड़े हीरो की तरह आकर चोरी के पैसे हमें देकर जाते थे और अब हमें आलसी कहते हो। देखो दादा, चुपचाप हमारे हिस्से के पैसे और ये लॉकडाउन के लिए घर का सामान लाकर दे देना, वरना हम पुलिस को फोन करेंगे और किस किस से कितना कितना चुराया है ये सब कुछ उन्हें बता देंगे। इतना ही नहीं, आज हम सबके बच्चे तुम्हारे पास ही सोएंगे, खबरदार। कहकर वे सब चले गए। ये सुनकर पुनीत का असिस्टेंट भिक्षु, क्यों दादा, अब आया कर ठिकाने? मैंने कितने बार कहा था कि इन कमबख्तों की सहायता ना करो। अब देखो, तुम चोरी ना भी करना चाहो तो ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अरे अब मैं क्या करूं, बड़ी बुरी तरह फंस गया है यार इनके पास। अब करना क्या है दादा, उस विमल से मांग कर इन सबको किराने के सामान बांट दो। तब पुनीत विमल सुपरमार्केट गया और उसे उधार मांगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चले आए उधार में सामान मांगने के लिए। उस दिन जब पैसे मांगे थे तो दूसरे दुकान से सामान ले गए ना। चलो चलते बनो, जब पैसे हो तब मेरे दुकान में पांव रखना। तब पुनीत अपने आप से, लानत है, इनकी भलाई के लिए मैंने कुछ सामान बांटे तो अब मुझे जबरदस्ती चोरी करने के लिए कह रहे हैं, कहकर चला गया। अगले दिन पुनीत पीपीई किट पहनकर विमल सुपरमार्केट के पास गया। उसे देखकर विमल, ये क्या, ये नया तमाशा है? परसों बिना पैसे के सामान नहीं दूंगा कहा, इसलिए ऐसे आए हो? अरे हाँ, याद है, बिना पैसे के तुम सामान नहीं दोगे, पता है। ये लो 10 रुपए, दिमाग बहुत गर्म है इसलिए नारियल का तेल खरीदने आया हूँ, मैं जा सकता हूँ अंदर? कहकर अंदर गया और उस पीपीई किट में सब सामान भरने लगा। और अरे बाप रे, ये विमल वैसे ही शक्की मिजाज का है। बार बार इसके दुकान में ना आकर कम से कम 3 महीने का सामान अगर ले जाकर उन सबको बांट दिया तो आराम रहेगा। यूं सोचकर वहां पर रखे सामान को पीपीई किट में भरने लगा। इससे पीपीई किट काफी फूल गया। फिर विमल के पास आकर पुनीत, ये लो 10 रुपए, ये नारियल का तेल लेके जा रहा हूं। अरे 1 मिनट रुकना, जब तुम आए तब तो बड़े दुबले पतले थे, पर अचानक क्यों मोटे कैसे हो गए? क्या बात है? अच्छा, तो लगता है ये विचित्र बीमारी मुझे हो गई है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं चला जाता हूँ, मेरे वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अब मैं चलता हूँ। कहकर जाने लगा तो विमल ने पीपीई किट को फाड़ दिया, जिससे उसके अंदर छुपाए सारे सामान नीचे गिरकर बिखर गए। तब विमल ने पुनीत को खूब मारा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुनीत को पुलिस अरेस्ट करके उसके कॉलोनी ले गई और वहां के लोगों को बुलवाया। तब एसआई उन सब से, सुनो, तुम सबको भी अरेस्ट किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सबने पुनीत के साथ मिलकर चोरी की है, समझे? सर, ये कौन है? हम तो इसे पहचानते भी नहीं। देखने में तो कोई बड़ा चोर दिखता है सर, जरा उसका बंदर जैसा शक्ल तो देखिए सर। एसआई साहब, एक चोर ही दूसरे चोर को पहचानता है। आपको मैंने असली बात तो बताई नहीं। ये जो विजया है यही हम सब चोरों की सरदारनी है साहब। तब एसआई ने सबको गिरफ्तार किया। तब पुनीत विजया से, अच्छा हुआ, अब 3 महीने तो क्या, जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जेल में डट कर खाना खाना वहां पर। कमीने, तेरा सत्यानाश हो। कहकर कोसने लगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और लेकर चले गए।